नमस्कार। दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और हम एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर हमारा खास प्रोग्राम चर्चाएं खास। और अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमेशा हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद रहते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। आज भी सर हमारे साथ, तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत लोकसभा चुनावों के आए नतीजों के साथ। सर, जिस प्रकार से एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा था, लोकसभा चुनावों के नतीजे बिल्कुल उसके विपरीत आए हैं। भाजपा बहुमत हासिल नहीं कर पाई है और उसे सरकार बनाने के लिए अपने सहयोगियों का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इंडी गठबंधन है वो नतीजों से उत्साहित है। तो लोकसभा चुनावों के आए नतीजों से जो देश की राजनीति पर असर पड़ा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो आपने पहले कहा एग्जिट पोल, पहले तो वो गलत साबित हो गया। बिल्कुल। तो ये दूसरी जो आपने कहा ईडी के जो खुश होने की और एनडीए के उदास, उसका कारण ये है कि एनडीए को आशा ज़्यादा थी, 400 पार का उनका नारा था और ईडी का आशा कम थी। तो उनको आशा से ज़्यादा मिले, उनको आशा से कम मिले, इसलिए वो जीत के भी उतने खुश नहीं है और जो हार के भी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनको उनके लिए ये चुनाव संजीवनी बन के आए। उनके कांग्रेस के विशेष रूप से मैं चाहता हूँ, या विपक्षी दलों को भी कह सकते हैं कि उनको आए रही। इस जो एग्जिट पोल में भी और जो क्या 12 के आए थे एग्जिट पोल, डिफरेंट जो सर्वे आए, उसमें जो मैं समझता हूँ कि ये मेरे पीछे भी बात कही थी कि ये हिंदुत्व की जीत के हिसाब से मैं देख रहा था, क्योंकि 2014-2019 में जो भाजपा सेंटर में जो बहुमत लेके आई अकेले अपने दम पर, तो उस समय उसको हिंदुत्व का एक जोर लहर थी जिसको भाजपा का, लेकिन 2024 आते आते तक वो लहर कमज़ोर हो गई और उसी कारण जो भाजपा 240 पे आगे अटक गई। और उसका कारण मेन यही था कि उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से अगर आप अयोध्या के आसपास की जो सीटें देखें, उसमें सारी भाजपा हार गई। और जहाँ पे रामलला का मंदिर बना और इतना सारा आज भी लाखों के लोग वहाँ जा रहे हैं, पर वो मैं समझता हूँ आस्था का प्रश्न बना। और ये बना जो स्थानीय राजनीति, जो प्रदेश की राजनीति थी, क्योंकि हिंदुत्व की जो स्टेज से 10 साल चली, उसके बाद लोगों को एक तो विकास की बात चाहिए थी, दूसरी जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने 400 पार का नारा दिया। 400 पार का नारे को विपक्ष ने इस तरह पेश किया कि ये संविधान को चेंज करेंगे, मुस्लिम समुदाय के जो कानून संबंधित कानून है उनमें परिवर्तन लाएंगे, आरक्षण को समाप्त करेंगे। इस बात को भाजपा अपने हिसाब से क्लियर नहीं करती, लोगों को समझा नहीं पाई कि क्या। उसके कारण ये हुआ कि जैसे उत्तर प्रदेश में दूसरी तरफ अखिलेश ने अपने समाजवादी बोर्ड को भी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने भी अपनी नीति बनाई। उन्होंने अपने जो यादव, कुर्मी या अन्य पिछड़े जाते हैं उनको साथ जोड़ के, साथ में अल्पमत समुदाय को जोड़ के वो एक टीम बनी। और देखें जितनी आज 29 सीटें हमारी कम हुई हैं, जो भाजपा 62 से 33 पे आए, तो उसमें से ज़्यादा वो ही है जो रिजर्व सीटें हैं। वो रिजर्व सीटें चलेगी सपा के पास, वो वापस जो दलित और पिछड़े थे वो और सब जो मुस्लिम समुदाय, ये वापस उसके समाजवादी पार्टी पर, भाजपा से जो दलित और पिछड़े जो जुड़े थे पिछले 10 साल में, वो वापस जाने के कारण भाजपा को नुकसान हुआ। उसकी वोट परसेंट भी कम हुई, सीटें भी कम हुई और 240 पे आगे वो टिक गई। और यही बात उसकी लागू हुई हरियाणा में जाट आंदोलन का, किसान आंदोलन का, फर्क जाट टूट गए। राजस्थान में आप देखें तो राजपूत और मीना कास्ट और दूसरे पिछड़े, वो भी आगे जो हिंदुत्व की लहर में साथ जुड़ते थे वो पीछे हट गए, वहाँ पे भी उनको सुना। महाराष्ट्र में भाजपा को जो एनसीपी और उनका शिवसेना को दो फाड़ किया, उस कारण भी और कुछ पिछड़े भी दोनों इससे पीछे हटे और चले गए। जहाँ पर पश्चिमी बंगाल की स्थिति है, वहाँ पर संदेश खाली का इनको था कि हिंदुत्व के हिसाब से, और इन्होंने सीए लागू भी किया, उस समय नागरिकता भी दी। वो मुस्लिम समुदाय और अल्पमत समुदाय जितने भी ईसाई थे, क्रिश्चियन थे या पिछड़े, उन्होंने अपने हिसाब से वो एकजुट हो गए। हिंदुत्व के हिसाब से जो थे वो कमजोर होगी, तो वो जो एक गठबंधन का था सिस्टम वो कमजोर हुआ एनडीए का, तो उसके कारण इनको झटका। पर सच्चाई ये भी है कि कल
नरेंद्र मोदी सरकार गठन करने जा रहे हैं, तो ये जवाहरलाल नेहरू के बाद पहली दफा एक गैर कांग्रेसी सरकार तीसरी दफा एनडीए से बाहर। तो इस कारण मैं समझता हूँ कि एनडीए जीत के भी, क्योंकि उनकी संख्या 293 आ गई, वो तो उनको और आगे और बढ़ जाएगी 300 के। आप कहते छोटे दूसरे दल भी साथ समर्थन दे रहे हैं जब बात कर रहे हैं। तो सरकार की राजनीति की जो आपने बात कही है, राष्ट्रीय स्तर पर जो नरेंद्र मोदी के जो व्यक्तित्व है, मैं समझता हूँ जो उनकी कार्यशैली कथनी करनी है, उसको देखते हुए मैं नहीं समझता कि जो आप कहते हैं कि सहयोगी दलों के साथ उनका समर्थन तो दे ही दिया, लेटर भी दे दिया, अब वो पलटी मारने वाली स्थिति नहीं। मैं उनको जो है ना तेलुगु देशम और जनता दल या नीतीश कुमार या उनको चंद्रबाबू नायडू को, मैं इसकी तुलना एक तरह से कर सकता हूँ कि जैसे जहाज का जो होता है, समुद्री जहाज होता है, उसका पक्षी जो होता है, जो उड़े तो उड़ के कहाँ जाएगा, वो वापस उसको जहाज पाने में। सामने जो है इस समय कांग्रेस के पास वो संख्या ही नहीं, विपक्ष के पास संख्या नहीं, अगर ये दोनों भी चले जाएं तो उनकी जो स्थिति नहीं है। तो दूसरी तरफ एनडीए और विशेष रूप से जो भाजपा एक मजबूत स्थिति में आज भी है। ये सच्चाई कल शपथ ग्रहण के साथ सामने आ जाएगी और ईडी को भी 2-4 महीने में समझ आ जाएगी कि हाँ, जो धरातल का सत्य यही है कि एनडीए जीता है, ईडी हारी है, और लोगों ने एक पक्ष और विपक्ष को बराबर पर लाकर खड़ा किया कि ताकि लोकतंत्र की सफलता, इसको मैं समझ, लोगों को ये सब गारंटियां देते रहे पर लोगों ने किसी की गारंटी नहीं, उन्होंने अपनी गारंटी बता दी, हमारे कोई नहीं है, हमारे जो सामने अच्छा काम करेगा, जो स्थिति है उस हिसाब से वोट देगा। तो ये एक लोकतंत्र की भी है, और मैं समझता जो परिणाम आया, मैं ईवीएम के भी जो प्रश्न थे वो भी खत्म हो गए। देश और दुनिया को समझ आएगी यहाँ पारदर्शी, जब हम आस पड़ोस देखते हैं अपने, तो चुनाव वहाँ को लेकर तो भारत एक आज भी एक सफल उदाहरण है, एक सफल लोकतंत्र का। तो ये बधाई के पात्र हम सारे भारतवासी हैं। आज सत्ता में जो भी आएगा वो भारतवासी भारत के लिए सोचेगा। भारत की राजनीति भी उसी तरह अतीत की तरह आगे बढ़ेगी और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी भारत की छवि वैसे ही रहेगी। मैं इसको इस तरह देखता हूँ। जी, प्रोग्राम चर्चा खास में आगे बात करेंगे भाजपा सांसद कंगना रनौत की। सर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भाजपा सांसद कंगना रनौत को सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर ने जो थप्पड़ मारा है उसको सबने हैरान कर दिया है। और उस आरोपी जवान का कहना है कि दिल्ली में जो किसानी आंदोलन चल रहा था, जो धरना चल रहा था, उनमें उनकी मां भी शामिल थी और कंगना रनौत ने उस धरने के लिए गलत बयान दिया था। तो आप इस सारे घटनाक्रम को किस तरह से देखिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि आदमी वो सफल होता है जिसका अपनी भाषा और भावना पर नियंत्रण हो, और ये मुद्दा भाषा और भावना का है। कंगना की अगर भाषा मर्यादित नहीं रही तो उसकी भावना अपने नियंत्रण में नहीं रही। एक वर्दीधारी जो कुलविंदर कौर 16 साल से पीछे की सर्विस में आया, और जब वर्दी पहनता आदमी तो उसका एक प्रतीक बनता है कि अनुशासन का प्रतीक है और सुरक्षा का प्रतीक, एक साधारण आदमी। तो उसके द्वारा अपनी भावनाओं को नियंत्रण न रख पाना, ये एक मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण और दुखदायक बात है, क्योंकि उसके अपने व्यक्ति के जीवन में भी और आगे परिवार मतलब बच्चों को भी ये धब्बा एक लगेगा। और जिस कंपनी में है वो, ये एक कानूनी पहलू चलेगा, इसका भावनात्मक पहलू भी मैं रखना चाहूँगा। देखिए, जो आपने बात कही कि किसान आंदोलन के समय उसकी माँ उसकी माँ थे और भाई उसका किसान आंदोलन का नेता है अपने गाँव का। तो कंगना रनौत की जो भाषा की मैं बात करता हूँ, जो उन्होंने एक्सपोज पे उस समय दोनों में भाई उन्होंने फोटो डाल के डाले कि ये औरतें जो है 100 रुपये दिहाड़ी पे मिल जाती हैं। अब ये अमर्यादित भाषा है। देखो, एक धरने पे जो औरतें बैठी हैं और अपने घर छोड़ के वहाँ पे बैठी, धरने में अपने घर के पास तो बैठी, वहाँ बैठी है, और वो एक एन ब्लॉक आपने कम्युनिटी को टारगेट कर दिया। देखिए, उस समय वो कलाकार थे, तो उन्होंने जो भाषा कही, अच्छा वो उसकी माँ जो बीच में बैठी है, अच्छा माँ से जो इंसान का रिश्ता है वो धरती के आने से पहले जुड़ता है। माँ केवल जन्म नहीं देती, संस्कार भी देती है, पालती भी है, पोसती भी है, और अंतिम सांस तक माँ के साथ आदमी का रिश्ता। वो माँ के प्रति जब उसने उसकी शब्द को वहाँ बोला, उसने अपनी माँ के साथ जोड़ लिया, तो वो निजी बन गया। शब्द यही कहते हैं, शब्द मरहम भी देते हैं और जख्म भी देते हैं। तो वो जो भाषा थी, जो शब्द थे, वो उसको जख्म दे गए। वो जख्म उसका हरारा, जब उसको अब की कंगना रनौत का उसके साथ सीधा संपर्क नहीं, तो दूसरे डेस्क पे थी जहाँ पे उसने चेक कराना, वो साथ में थे, पर उस देख के उसका बीपी हाई हुआ और रिएक्ट कर गई। एक्शन का रिएक्शन हुआ, जो कोई वर्दीधारी से नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका जो गलत इस्तेमाल होगा, जो देश विरोधी ताकतें हैं वो इसको गलत इस्तेमाल करेंगे।
कोई आज यहाँ पे भी जो उसको धर्म के साथ जोड़ रहे हैं, वर्ग से जोड़ रहे हैं, ये दुखदाई है। ये एक नॉर्मल किस्सा, पुराना भी किस्से में होता है, किसी समय मिसबिहेव एयर होस्टेस से भी हो जाता है, एयर होस्टेस भी कर देते हैं, दूसरे ये चलते हैं। उसको एक साधारण, क्योंकि पृष्ठभूमि उस वर्दीधारी की, कुलविंदर कौर की भी ऐसी नहीं है, पर उसको जब आप इस तरह जोड़ के देखेंगे तो ये देश हित में नहीं है। इसको तो इसी तरह लेना चाहिए कि ये भाषा और भावना का टकराव हुआ। कंगना रनौत को भी ये समझना चाहिए कि पहले वो एक सेलिब्रिटी अपने आप में थी, उसने जो भाषा का इस्तेमाल किया तब लोगों का एक रिएक्शन आया ये सामने। अब वो एक सत्तारूढ़ दल की सदस्य या सांसद भी है, उसको अपनी भाषा पर मर्यादा रखनी चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। वो भाव क्या कह रही है, अब उसने जो लाया आतंकवाद के साथ थोड़ा जुड़ी है। ये हम बतौर पंजाबी आप समझ सकते हैं, जब ये एक माँ के प्रति उसके जो भावना लड़की की, उसका वो उस रिएक्शन आया उसका। तो आज मैं कहता हूँ कि जो सांसद बनी है कंगना रनौत, वो हिमाचल की बेटी की तरह उसने अपने आप को फूट दिया, जैसे उसने किया इसी तरह इसने किया। तो ये दो बेटियों की भाषा और भावना की लड़ाई है। इसको देश के साथ जोड़ के या धर्म के साथ जोड़ के या क्षेत्र के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। इसको जो कानूनी कार्रवाई वो चल रही है, उन्होंने उसके पति को और इसको एक स्पेशल लीव दे दी है कि आप अपने फैमिली को देखो, क्या प्रेशर, आत्मचिंतन करो वो क्यों हो गया उसे, क्योंकि डिसिप्लिन जो सिपाही है उसके साथ ऐसा कोई उम्मीद नहीं करता। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो चीज़ है इसको नॉर्मल रूटीन में लेना चाहिए, इसको वर्ग विशेष या धर्म विशेष से या क्षेत्र विशेष से जोड़ नहीं देखना चाहिए। तो ये एक एक्शन का रिएक्शन है, बस इसको इस हिसाब से जो एक नॉर्मल रूटीन की कार्रवाई जो डिपार्टमेंटल होते हैं उसमें अपने आप खत्म हो जाए। इसको तूल देने की जरूरत नहीं है, ये देश हित में नहीं है, प्रदेश हित में नहीं है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लोकसभा चुनावों के जो नतीजे पंजाब में आए हैं। सर, लोकसभा चुनावों के जो नतीजे पंजाब में आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई है और भाजपा तो खाता नहीं खोल पाई है। हाँ, उसका वोट प्रतिशत जो है वो ज़रूर बढ़ा है और इसके अलावा कांग्रेस अच्छी स्थिति में वापस लौट आई है। श्रोमणी अकाली दल का प्रदर्शन भी जो है कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। तो आप इस सब पर क्या चर्चा करना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इन सब बातों? देखिए, पंजाब में ये एक पंजाबियों की जो भावना ना, अंतर्विरोध दोनों दिखाई देता है इसमें। किसी को जो अगर आज की डेट में विधानसभा से हो तो त्रिशंकु एक विधानसभा बनेगी, कोई क्लैरिटी नहीं है मतदाता में किसी ने। आपकी बात करी, आपको अगर संख्या के हिसाब देखें तो पहले उस पिछली संसद में एक था तो अब 3 हो गए। लेकिन अगर मत प्रतिशत देखें तो 22 में जो विधानसभा चुनाव थे तो 46%, 46% था, 26 पे 42 या 46 के बीच में था, अब 26% पे आ गए, उसका नीचे आ गया ग्राफ। भाजपा की अगर देखें तो वो 23 सीटों पे हमेशा लड़ती थी विधानसभा में, तो उसको उसमें से मैक्सिमम कभी जीती है तो 19 सीट पे जीती है वो। इस दफ़ा जो आए परिणाम उसमें वो 23 सीटों पे पहले नंबर पे आई है, 6 पे वो दूसरे नंबर पे आई है, कुछ 2-4 पे तीसरे नंबर पे आई है। तो उसका वोट प्रतिशत भी 9 से 18% हो गया, 18 साढ़े 18%। तो इसका मतलब भाजपा का अपने आप में पंजाब में आधार बढ़ रहा है। आपका संख्या तो बढ़ गई पर ग्राफ डाउन हो रहा है, ये एक रियलिटी दोनों चेक। और कांग्रेस जो स्थिति है, कांग्रेस का एक विकल्प के रूप में सामने आ गई। कांग्रेस 7 जो जीती, इसका मतलब जो कांग्रेस का वोट बैंक पहले टूटा था 22 में विधानसभा क्षेत्र में, अब विधानसभा क्षेत्रों में आप 60 में हार गई, 92 जीती हुई है, 60 में वो हार गई इस समय। तो इसका मतलब उसका विकल्प आ गई कांग्रेस। आने 2027 का टारगेट अब कांग्रेस के लिए होगा कि विकल्प भाजपा का कांग्रेस बनेगी। बिल्कुल। ये उसके सामने लक्ष्य सामने आ गया। जो रिजल्ट आ रहे हैं वो संकेत दे रहे हैं, अगर भाजपा कांग्रेस अगर इसी तरह अपने आप को संभालती है और दूसरी अगर आप नहीं संभलती तो इसका मतलब विकल्प सामने लोगों ने दे दिया कि कांग्रेस ही आएगी। यही बात श्रोमणी अकाली दल की, उसको एक सीट जिता दी कि वो सीट के जीतने का कारण भी मैं ये समझता हूँ कि जो खुडियाँ उस समय प्रकाश सिंह बादल जो इस भीष्म पितामह अकाली दल के कह सकते हैं, उनकी जो हार थी उसका लोगों ने एक रिएक्शन दिया। जब उसकी बहू ने ये कहा कि जब बापू बादल के प्रति श्रद्धांजलि है, तो लोगों को एक भावना था कि हमारे से जो अतीत में गलती हुई है, तो उस आदमी ने जिसने 50 साल पंजाब की सेवा में लगाए, उसके प्रति वो भावना आई, तो वो अपने क्षेत्र से खुडियाँ से भी जीते, लंबी से भी जीते, सारा जीत गए वो था। पर ग्राफ जो है उनका अकाली दल का पंजाब में, उसकी 10 जमानतें जब्त हो गई, 10
सांसदों की। इसका मतलब कि 90 सीटों में उसको विधानसभा में उसको नहीं पहचाना गया। तो ये एक बहुत चिंता, जो 100 साल पुरानी पार्टी है जिससे ऐसी चीज़ों के नियंत्रण, अगर वो अपनी जमानतें नहीं बचा सकी तो वो एक उसका आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। उसको वो एक जो अपने अंदर जो एक मंथन करने की है गंभीरतापूर्वक, क्योंकि मेरी अपनी सोच है अकाली दल का पंजाब में कमज़ोर होना ना तो पंजाब के हित में ना अकाली दल के हित में, वो तो ये एक पंजाबियों के हित में नहीं है अकाली दल कमज़ोर, क्योंकि उसके अपने एक इतिहास है, उसने संघर्ष किया है। तो इस तरह जो आएगी स्थिति तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा पंजाब में, तो वो पंजाबियों के लिए, पंजाब के लिए अच्छी बात नहीं, मैं इसको इस तरह देखता हूँ। जी, प्रोग्राम चर्चाएं खास में आगे चर्चा करेंगे अमृतपाल सिंह की। सर, जो लोकसभा चुनावों के नतीजे आए हैं उसमें खडूर साहिब से अमृतपाल सिंह की जीत हुई है और फरीदकोट से सरबजीत सिंह खालसा की जीत हुई है। अब इन दोनों की जीत ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है और ये बहस इस बात पर है कि लोगों का राजनीतिक दलों से मोह भंग हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, अमृतपाल का और सरबजीत का जीतना ये एक, मैं समझता हूँ जो पहले मैंने आपसे प्रश्न किया उसका ही ये संबंधित है। अकाली दल का कमज़ोर होना, राजनीतिक दलों की अपनी छवि पंजाब में कमज़ोर होनी, साख कमज़ोर होनी, उसका परिणाम है लोग उदासीन है उनसे, तो वो अपना हल ढूंढते हैं, उन्होंने अल्टरनेटिव देखा। दूसरी बात, अमृतपाल और सरबजीत ये एक गर्म दलीय ख्याल के विचार है। ये 40 साल पहले पंजाब में, अगर हम 1984 पहले 78 भिंडरांवाला 1978 में भिंडरांवाला उभरा पंजाब में, उससे लेके आज तक 2024 ब्लू स्टार भी ऑपरेशन होगा, ब्लैक थंडर भी होगा, दंगे भी हो गए सारे, ये सारे मुद्दे आए, इसमें उतराव चढ़ाव भी आया। जिस कांग्रेस के लिए जिसने ये दंगे हुए सब, वो कांग्रेस सत्ता में भी आ गई दोबारा पंजाब में सत्ता, आज भी विकल्प कांग्रेस ही है सारा। तो वो तो भाजपा को अछूत माना जा रहा है, कांग्रेस आ रहा है, ये अपने आप में एक अंतर्द्वंद कहते हैं जो पंजाबियों का, कि कहाँ जाए, किस दिशा में जाए। अब जो आपने देश की बात की, ये दो आगे आए, तो मैं नहीं समझता कि ये चिंता करना, क्योंकि समझे मान हारे भी हैं, वो भी इसी तरह गर्म दली आज से बने थे, वो हारे भी हैं। तो दूसरी है कि 11 वो जीते हैं, 2 है, तो 11 जो आए पहले, जो आप ऐसे देखें अकाली दल, कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी, इनको 84 से 85% मत पड़े, रह गए 15% CPI, CPM, बहुजन समाज पार्टी, ये 2 निर्दलीय और प्लस दूसरे इंडिपेंडेंट कितने कैंडिडेट, वो 15%। तो उतना घबराने की जरूरत नहीं है। इसको इस तरह लें कि जैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जैसे एक होता ना जो प्रेशर कुकर, घर में जब आप गृहिणी प्रेशर कुकर रसोई में मतलब विसल बजती है, विसल जब बजती है तो वो फटाफट जाते हैं कि 2 विसलें बजनी, 1 विसल, क्योंकि सब्जी जो है बीच में सड़ ना जाए। तो ये विसल है हमारे पंजाबियों की राजनीतिक। सबको देश और प्रदेश को समझना चाहिए कि पंजाब और पंजाबियों से जुड़े और विशेष रूप से सिखों से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको गंभीरता से लें। उनको केवल राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए विंडो ड्रेसिंग ना करें, उसका कोई स्थायी हल ढूंढना चाहिए। स्थायी जो जब तक नहीं होगा, बॉर्डर स्टेट है, और इस तरह इसको जो ऐसे वारदात जो होती है, जैसे कंगना की हुई या ये आए, ये देश प्रदेश में एक देश विरोधी ताकतें उनका नजायज फायदा उठाती हैं। तो मैं इसको बीइंग पंजाबी, मैं वो एक नागरिक है, सरबजीत भी नागरिक है, पंजाबी है, अमृतपाल भी नागरिक है। अब उनके मुकदमे जो चलते हैं, मान लो अमृतपाल के थाने पे हमले का भी मुकदमा चलता है, अब उसे जेल में है, अगर वो कल को कन्विक्ट हो जाता है तो उनकी मेंबरशिप खत्म भी हो जाएगी। अभी तो जो इन्होंने संसद में जाना, तो संविधान के सौगंध चुप उठा के जाना ना उन्होंने, जब सौगंध संविधान को उठाएंगे तो तोड़ेंगे कैसे। तो इसलिए मैं इसको ये नहीं समझता कि उसके भय वाली कोई बात है, ये एक नॉर्मल रूटीन की बात है। श्रीनगर में, असम में, अतीत में जाओ, इतिहास देखे तो गर्म दली आए भी, संसद तक पहुंचे भी, उन्होंने अपनी बात भी रखी। 10-20 साल में वो नॉर्मल जो मेन स्ट्रीम में आ गए। कल को हो सकता है ये अकाली दल में ऐसी पीछे विधानसभा में भी आ जाए आगे, और फिर जब संविधान के अनुसार काम करेंगे तो संविधान के बाहर तो जा ही नहीं सकते ना। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, इनको इसी तरह लेना चाहिए। वही पंजाबी है, भारत के नागरिक हैं, उन्होंने अपना हक के लिए अपनी कोई मांग है, उन्होंने आवाज़ उठाई है, लोगों ने एक्सेप्ट किया भी, इनकी सुनी जानी चाहिए।
अगर गलत करेंगे तो जैसे आज सिमरन सिंह मान संगरूर से हारे हैं, कल को ये भी हार जाएंगे। इसको मैं इसी तरह लेता हूँ कि लोकतंत्र जो हमारा भारत में से कई तरह के लोग हैं, कोई किस तरह का बोलता है, किस तरह का बोलता है, तो वो एक दो आदमी के 543 में दो आ गए तो वो अपने हैं, कोई एक आया है, कोई दो आया है, कोई श्रीनगर से, कोई अपने अपने बोले सामने बोलने, पर अल्टीमेटली तो देश के संविधान के अनुसार ही कार्य होना है, उससे अलग कुछ नहीं हो सकता। तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है, इसको एक्सेप्ट करके, क्योंकि वो लोगों के प्रतिनिधि हैं। एक वर्ग चाहे छोटा चाहे बड़ा, वो अपनी बात रखना चाहता है, उसने अपना प्रतिनिधि भेजा, उसकी उसी मान मर्यादा से सुनी भी जानी चाहिए। जो हो सकेगी संविधान से होगी, जो नहीं होगी सामने आ जाएगी और उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो ये इसका कोई नेगेटिव नहीं लेना चाहिए मेरे मतलब, इसको सकारात्मक रूप से ले। ये सच्चाई है और सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। वो जीते हैं, हमारे प्रतिनिधि पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी हिसाब से देखा जाए इसको। प्रोग्राम चर्चाएं खास में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर इसी खास प्रोग्राम में आप सबसे होगी मुलाकात। तब तक लिए मुझे, रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।